हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम वेक्टर कैलकुलस के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जितने मैक्सिमम मैं करवा सकती हूँ आपको। आई मीन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम जो सॉल्व करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आपको जो कि अनसॉल्व होंगे लास्ट में, जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस के डॉट जे। बिल्कुल +2 बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इतना इजी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आई क्रॉस जे के होता है, j क्रॉस k इज i एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू j होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है j क्रॉस k। तो j क्रॉस k की वैल्यू क्या रहेगी, j क्रॉस k इज i। इधर अगर हम लेकर चलते हैं, सो i डॉट i प्लस आई क्रॉस के, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो तो नेगेटिव आ जाता है ना। सो दिस इज माइनस जे इंटू जे। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, माइनस जे डॉट जे इज ऑल्सो 1, दिस इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? तो ये आपका सोल्यूशन है। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी इंटू के, फाइंड डी स्क्वायर आर बाय डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। एंड हमें डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर पहले फाइंड आउट करो, डिफ्रेंशिएशन करो और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। आर गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू टी के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी आर बाय डी टी फाइंड आउट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन टी एंड दिस इज टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट टाइम डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, और इसके पास टी नहीं है तो ये टर्म आ जाएगी 0। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, सो डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ जो आई का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कीजिएगा, साइन टी स्क्वायर, प्लस जो जे का मल्टीपल है माइनस कॉस टी स्क्वायर, और के हमारे पास है ही नहीं, राइट। सो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, दिस बिकम्स रूट 1 एंड गिव्स द वैल्यू 1। तो इस डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ W इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड V इक्वल टू W क्रॉस R, प्रूव दैट डेल डॉट V इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है V का, और V क्या गिवन है, W क्रॉस R। W कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर। इसका मतलब जो कांस्टेंट वेक्टर होता है उसके पास वेरिएबल टर्म्स नहीं होंगे। वेरिएबल जैसे R हम क्या लेकर चलते हैं, हम R को लेकर चलते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट बोला गया है तो W को मैं ले लेती हूँ W1i, W2j, W3k। W1, W2, W3 दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, जैसे कि 1, 2, 3 कुछ भी हम ले सकते हैं, ABC जो भी है। तो ये कांस्टेंट यानी एक्स वाई जेड के फंक्शन नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है ना। तो V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। W क्रॉस R हमें बोला गया है कि W क्रॉस R इज इक्वल टू V I J K। W की यहाँ पे लिखिएगा जो भी कंपोनेंट्स है, W3 R is X Y Z, right? This gives the value I into W2 into Z minus W3 into Y minus J W1 Z minus W3 X and plus K into यहाँ से कीजिएगा W1 Y माइनस W2 X। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेडियंट V। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, डेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। डेल होता है ये जो आप देख रहे हो ऑपरेटर या सिंबल, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, डेल डॉट V अगर मैं लिखती हूँ, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ V, एंड डेल होता है I कर्ली बाय कर्ली X, J कर्ली बाय कर्ली Y,
के करली बाय करली जेड। अब आप सोचेंगे कि आई जे के को राइट में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, जिस भी आप वेक्टर से या कांस्टेंट वैल्यू किसी से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो इनके साथ जा कर के अरेंज हो जाता है, इसलिए आई जे को इनके लेफ्ट में रखते हैं हम, राइट। डॉट वी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, सो यहाँ पर आपके पास क्या है, आई इंटू W2Z माइनस W3Y minus J into this is W1Z minus W3X plus K into W1Y W2X। ठीक है, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, आई की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि करली बाय करली एक्स इंटू W2Z माइनस आई का मतलब होता है आई डॉट आई बिकम्स 1, है ना, आई डॉट जे 0, आई डॉट के इज 0। तो सिंपल आई जो आई के साथ आई का जो कंपोनेंट है आप मल्टीप्लाई करोगे यही आपके पास आएगा, करली बाय करली वाई में ये आ जाएगा, इस माइनस को अंदर अरेंज कर दो, W3X माइनस W1Z, और राइट यहाँ पर आ जाएगा करली बाय करली जेड W1Y माइनस W2X। अब यहाँ पर देखते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है, W2 W3 ऑलरेडी बता चुके हैं कांस्टेंट टर्म्स है, वेरिएबल नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y और z ये भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, अंडरस्टैंड। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल्स है कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है ही, और जो वेरिएबल है वो भी कांस्टेंट हम मान के चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है 0, क्योंकि ना इसके पास x है ना इसके पास x है, प्लस यहाँ पर देखिएगा W3 एंड W1 दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, x एंड z ये भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, ये भी 0 आ गया, यहाँ पर भी z की टर्म नहीं है, ये भी 0 आ गया, अंडरस्टैंड। तो वैल्यू क्या मिली आपको 0, ओके। तो इस टाइप से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है v की वैल्यू को, देन फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ v। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई का क्या मतलब होता है, देखिए ग्रेड फाई अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट मीन्स डेल इंटू फाई, दैट मीन्स आई करली बाय करली एक्स जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड इंटू फाई। ऑलराइट, आई इंटू करली फाई बाय करली एक्स लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, करली फाई बाय करली वाई और के इंटू करली फाई बाय करली जेड। हमें क्या चाहिए, हमें कर्ल चाहिए। कर्ल का क्या मतलब होता है, डेल के साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ये क्या होता है, कर्ल ऑफ किसका निकाल रहे हो, ग्रेड फाई का, ओके। दैट मीन्स कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, आप क्रॉस करोगे किसके साथ, ग्रेड फाई के साथ। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख दूं डेल डॉट फाई, ओके। सो दिस इज ग्रेड फाई का मतलब ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ओके। तो यहाँ से ग्रेड फाई की क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए डेल के साथ। अब डेल क्या है, डेल हम पहले ही बता चुके हैं, ये डेल की वैल्यू होती है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या करते हो, आई जे के, यहाँ पर हम डेल के कंपोनेंट लेंगे, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड, समझ गए। ये डेल की वैल्यू होती है ना, तो आई जे के कंपोनेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर है ग्रेड फाई, ग्रेड फाई ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, सो दिस बिकम्स करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई एंड करली फाई बाय करली जेड। ओपन कर दीजिए इसको, जैसे एक्सपैंड करते हैं हम, करली वाई बाय कर्ल वाई ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है देखिए, करली फाई बाय करली जेड। दैट मीन्स आप करली फाई बाय करली जेड का अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई के, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ल जेड, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई के, कर्ल स्क्वायर फाई बाय करली वाई करली जेड माइनस, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो कर्ल स्क्वायर फाई बाय करली जेड करली वाई।
इसका क्या मतलब है कि आप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई का अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ओके तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने कर्ल वाई बाय कर्ल जेड लिखा है, इसको कर्ल जेड बाय कर्ल वाई लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई के और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जेड के। बाद में आपको अगर आपने यहीं पे इसको कर्ल वाई कर्ल जेड आप सोचोगे कि तो सेम होता है, कैसे भी लिख देते हैं, यहीं पे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि जो वो एग्जामिनर एग्जाम चेक करता है वो देखेगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है, राइट कौन सा कॉन्सेप्ट कि कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ली वाई कर्ली जेड इक्वल होता है कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ली जेड कर्ली वाई के। इक्वल तो होता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में हम यूज़ करेंगे, पहले जो आपको बोला गया है उसी टाइप से आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। माइनस जे इंटू आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली जेड माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ली जेड कर्ली एक्स। सिमिलरली के इंटू कर्ली स्क्वायर फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस कर्ल स्क्वायर फाई बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स। अब हमें पता है कि ये सारे जो डिफरेंसेस जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स जेड यहाँ पे एक्स वाई, ये इक्वल होते हैं, इक्वल है तो दोनों इन सब के सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगी। आंसर क्या मिला मुझे? 0 मिला। तो क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट की आपने? कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0 आ गया और यही आपको प्रूव करना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिंबल ए डॉट डेल। आपको बताना है कि ये जो आपको लिखा हो इसका ये वैसे बेसिकली एक ऑपरेटर है, तो इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, आपको इंटरप्रेट करना है, इस सिंबल को सोल्व करना है। देखिए ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लेट ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। डेल ले लेते हैं हम, डेल की वैल्यू क्या होती है? i करली बाय करली x, j करली बाय करली y, k करली बाय करली z। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? a डॉट डेल। दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, i के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, a1 करली बाय करली x, a2 करली बाय करली y, a3 करली बाय करली z। ये आ जाएगा इस सिंबल का सोल्यूशन, यानी कि ये एक ऑपरेटर है, वैसे देखा जाए तो एक ऑपरेटर ही है ये, है ना। a1 a2 a3 को आप इसके राइट में नहीं लिखेंगे, a डॉट डेल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो भी फंक्शन होगा इस जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसलिए हम इसको ऑपरेटर कहते हैं ना। इसके बाद स्टेट स्टॉक थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 6। स्टॉक थ्योरम है या फिर ग्रीन या गॉस थ्योरम है, इनकी स्टेटमेंट तो आपको करनी ही करनी है, ओनली स्टेटमेंट। अब देखिए केवल स्टेटमेंट आपको इस तरह से आपको लिखना है और आपके 2 मार्क्स यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टॉक थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट बताइए ओनली, तो आपको ना सॉल्व करना है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट देखना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी दीज आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी। फाइंड द एंगल्स विच ए मेक्स विद बी एंड सी बीइंग नॉन पैरेलल। बी और सी आपको नॉन पैरेलल दिए गए हैं और आपको बताना है कि ए बी और सी के साथ क्या क्या एंगल्स बनाएगा, ओके। स्टार्टिंग में जो गिवन है इसको सॉल्व कर ले। ए क्रॉस, मैं यहाँ पे एरोज नहीं लगा रही हूँ, आपको एरो लगाने हैं एग्जाम में, 1/2 इंटू बी, ठीक है। फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, क्या होता है? ए डॉट सी फर्स्ट इंटू थर्ड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड इक्वल टू 1/2 इंटू बी। इसको भी इधर शिफ्ट कर लो, इज इक्वल टू 0। बी को आप कॉमन ले सकते हैं, ए डॉट सी माइनस हाफ इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो बोला गया है एज बी एंड सी दीज आर नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल है, इसका क्या मतलब है?
नॉन पैरेलल है, और अगर नॉन पैरेलल अगर आपको दिए गए हैं, इसका मतलब B और C बोथ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट अगर हैं दैट मीन्स इसके जो कॉन्स्टेंट्स आपने यूज़ किए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। B and C are linearly independent and therefore A dot C minus half equal to 0 and A dot B is equal to 0। ये भी कांस्टेंट वैल्यू B का मल्टीपल और C का मल्टीपल दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। A dot C इक्वल टू हाफ, यहाँ से A dot B अगर ज़ीरो है तो थीटा क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन A and B is π/2। बताएंगे कैसे, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट C डिवाइड बाय मोड ऑफ A मोड ऑफ C। ये हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा फाइंड आउट करने का। हमें A डॉट C की वैल्यू चाहिए, तो A डॉट C किसके इक्वल आ गया, मोड ऑफ A मोड ऑफ C इंटू कॉस थीटा की। समझ में आ गया। A डॉट C की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ C कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हमने थीटा ले लिया है तो इसको थीटा 1 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे A डॉट B को भी अगर इसी फॉर्मूले से अगर बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि A और B और C तीनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो हो गया 1, cos थीटा 1 इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज दैट थीटा 1 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। कितने पर होता है 1/2, 60 पर। समझ में आ गया। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाएगी π/3। ओके, तो A और B एंगल बना रहे हैं π/2 और A एंड C एंगल बना रहे हैं π/3। इसी के बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेप्ड वेयर एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ABC। अगर हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। एजेस गिवन है आपको पैरेललोपेप्ड के, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ A 2 - 3 4, कंपोनेंट ऑफ B इज द सेकेंड रो 1 2 - 1, कंपोनेंट ऑफ C 3 - 1 2। ये आ जाएगा आपके पास। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेप्ड जिसके एजेस आपको दिए गए हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ R डॉट dr इक्वल टू 0। तो हमने अभी भी स्टोक्स थ्योरम से पहले डेफिनेशन देखी, यहाँ पे आप स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे लाइन इंटीग्रल को जो चेंज करता है सरफेस इंटीग्रल में ना। तो ये आ जाएगा बाय स्टोक्स थ्योरम R डॉट dr इज इक्वल टू कर्ल R डॉट NDS। यही होता है हमारे पास। स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पर हमने जब डेफिनेशन की तो यहाँ पर हमारे पास F था, F की जगह पे यहाँ पे क्या है, R वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, देखिए R हम लेकर चलते हैं XI YJ ZK, है ना। कर्ल R यानी कि डेल क्रॉस R आप फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस R अगर निकालिएगा IJK, और डेल के जो कंपोनेंट करली बाय करली X, करली बाय करली Y, करली बाय करली Z, R के कंपोनेंट X Y Z। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, I इंटू करली बाय करली Y इंटू करली बाय करली Z। मतलब ये क्या आ रहा है, Z का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू Y के, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 0। समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा ना, इसका मतलब Z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव है तो Z कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे ही जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो करली बाय करली Z इंटू Y, दैट मीन्स आप Y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z करोगे तो ये भी 0 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 0 रहेंगे। ओके,
0 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इस टाइप से आप इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमें 0 शो करना था, तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि कर्ल आर की वैल्यू 0 होती है, अगर आप इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज सिर्फ आप रीज़न भी दे सकते हो कि कर्ल आर इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड क्यूब जे, यहाँ पर i, ये कैप आप इस पर रखिएगा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, -3xy एंड फाई आपको दिया गया है, फाइंड a क्रॉस डेल फाई। तो सबसे पहले आप डेल फाई की वैल्यू बताएंगे, i इंटू करली बाय करली एक्स, j इंटू करली बाय करली वाई, k इंटू करली बाय करली जेड। फाई क्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड। मल्टीप्लाई कर लें इसकी, करली बाय करली एक्स 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड, j इंटू करली बाय करली वाई 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड k इंटू करली बाय करली जेड 2x स्क्वायर प्लस वाई जेड। यहाँ पर आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आ जाएगा i इंटू, क्योंकि इसके पास तो x की टर्म नहीं है तो 0 हो गया, इधर से मुझे मिला 4x, j इंटू विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके पास y नहीं है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा z, y का डेरिवेटिव 1 हो गया। k इंटू करली बाय करली z कीजिएगा तो ये 0, क्योंकि x की टर्म है, ये भी कांस्टेंट हो गया, z का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से मिल गया मुझे y। अंडरस्टैंड। अब क्या चाहिए, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, a आपके पास ये गिवन है, a क्रॉस डेल इंटू फाई, दिस इज i j k, a के कंपोनेंट लिखिएगा x स्क्वायर z। पता है ना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कंपोनेंट्स आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब डेल फाई के कंपोनेंट आप पहले नहीं लिखेंगे, है ना। सेकंड जो ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में a के कंपोनेंट, थर्ड रो में आ जाएगा डेल फाई के कंपोनेंट, राइट। y z क्यूब माइनस 3xy। अब हमें यहाँ पर डेल इंटू फाई के कंपोनेंट्स z y एक्सपेंड कीजिए और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं ना, x y z। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसके साथ क्या रिलेशन होता है। x इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इक्वल टू z लेते हैं। सारे के सारे जो भी कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, सबका रिलेशन। जैसे अभी हमने कार्टेशियन और इसका हमने रिलेशन देखा है सिलेंडर के साथ, ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबका आपको पता होना चाहिए, वो भी आपके पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और 4th चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आने के लिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में से भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। 5th में थोड़े से कम है, 6th में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, और फर्स्ट और सेकंड तो वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जाना ही जाता है, बिकॉज फर्स्ट में और सेकंड चैप्टर में बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड। तो लॉन्ग तो आता ही है, शॉर्ट भी वो बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास है रो फाई और जेड में, रो फाई और जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। अंडरस्टैंड। अब मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए रो फाई और जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड में। अब जेड तो जेड के इक्वल है ही, यहाँ से मुझे रो और फाई की वैल्यू एक्स वाई में चाहिए। दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर कर दो ऐड कर दो, रो स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रो इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रो की वैल्यू आ गई किसमें, एक्स वाई में। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, रो साइन फाई डिवाइड बाय रो कॉस फाई इक्वल टू वाई बाय एक्स। रो से रो कैंसिल,
टेंजेंट फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड फाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने कन्वर्ट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो ये आ गया भाई, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स और z इक्वल टू z। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, r इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब j माइनस 3k फाइंड द इंटीग्रेशन r डॉट dt। विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स आपको दिया गया 2 to 3, ये r की वैल्यू पुट करो और सिंपल आप विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कीजिए एंड देन लिमिट पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इसके बाद कहता है डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन के आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ एफ बी ए वेक्टर विच इज इक्वल टू f1i f2j f3k, तो यहाँ पर आपको बताना है कि f1 वेयर f1 f2, सबसे पहले तो आप बताओगे कि f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f1 f2 f3 these are scalar function at point x y z, at any point x y z in any region। ठीक है, f1 f2 f3 भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे तो फिर ये तो हमारा वेक्टर रहेगा ही नहीं f, तो समझ रहे हो ना। इसलिए यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि f1 f2 f3 ये स्केलर फंक्शन है ना कि वेक्टर फंक्शन है। ऑलराइट, तो हम एक एफ यहाँ पर लेकर चले हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, देन डाइवर्जेंस ऑफ डेल, डाइवर्जेंस ऑफ एफ दस आई करली बाय करली एक्स, वैल्यू पुट करोगे डेल की और एफ की, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई के साथ, चलो मैं पहले लिख देती हूँ, डेल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे के करली बाय करली जेड एंड f क्या है f1i प्लस f2j प्लस f3k, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन इसने बोला है कि उसका डाइवर्जेंस बताइए, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि f1 f2 f3 के ये जो मैंने f फंक्शन लिया है या f वेक्टर लिया है, वेक्टर फंक्शन f1 f2 f3 यहाँ पे स्केलर वैल्यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इनटू v वेयर v इज अ वेक्टर फंक्शन। अगर v वेक्टर फंक्शन है तो v को आप यहाँ पे लेकर चलो v1i v2j v3k, वेयर v1 v2 v3 दीज आर द स्केलर फंक्शन। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल क्रॉस v, डेल की कंपोनेंट आपको पता है करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड, क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो आंसर आएगा उसका हमें डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। समझ में आ गया? तो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, डेल डॉट डेल क्रॉस वी, ये वैल्यू आपको बतानी है। वी हम वेक्टर ये लेकर चले हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3 वेयर आर इज इक्वल टू दिस। बहुत ईजी है, डेल डॉट आर निकाल लीजिए। आर क्या होता है, आर जो फंक्शन होता है, सॉरी वेक्टर फंक्शन एक्स आई वाई जे जेड के, ये हम लेकर चलते हैं, इसका आप डेल फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना। इफ एस इज अ क्लोज्ड सरफेस अनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी एंड एफ इज अ वेक्टर, दिस इज अ फंक्शन, एफ की वैल्यू गिवन है, देन शो दैट डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 6v। यहाँ पर हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एफ डॉट एन डी एस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v डेल डॉट एफ डी वी। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। ओके, किससे, डाइवर्जेंस थ्योरम। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, f देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपको f फंक्शन गिवन है, डेल डॉट एफ फाइंड आउट कीजिए। डेल डॉट एफ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा डेल डॉट एफ का वो आपका रहेगा 6। ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 6। सॉल्व कीजिएगा, इजीली कर सकते हो। यहाँ से डेल डॉट एफ फाइंड आउट करोगे आप एंड
6 को अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ ओवर वी डी वी एंड दिस इज द वॉल्यूम 6 इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सरफेस, ओके, या गिवन रीजन। नेक्स्ट कहता है if phi, rho and z these are cylindrical coordinates, write equation of the locus in the rectangular coordinates where rho equal to 4, z equal to 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए रो की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0 दे रखी है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। हमें क्या करना है? राइट द इक्वेशन ऑफ लोकस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? रो होता है, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू रो कॉस थीटा, रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई और जेड इक्वल टू जेड, ये रिलेशन होता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। रो की वैल्यू क्या गिवन है? 4 गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर। समझ में आ गया? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड z की वैल्यू है 0, तो z यहाँ पे आ जाएगा 0। सो दिस इज द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हैविंग द रेडियस 4। नेक्स्ट कहता है कि इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू जेड, फाइंड डेल ऑफ थीटा। डेल ऑफ थीटा निकालना है। देखो जो फाइंड आउट करना है इसको देखिए, फाइंडिंग थीटा, दैट मीन्स करली थीटा बाय करली x, j इंटू करली थीटा बाय करली y, k इंटू करली थीटा बाय करली z, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्स वाई जेड में होगी तभी तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो? जो रिलेशन आपको दिया गया है इसका यूज़ कीजिए। ओके, तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करती हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते हैं, देन टेंजेंट थीटा साइन बाय कॉस इज अ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। थीटा क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। करली थीटा बाई करली एक्स सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से करली थीटा बाई करली एक्स कैसे कीजिएगा? डेरिवेटिव करोगे, टेन इनवर्स थीटा क्या होता है भाई? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, वाई कांस्टेंट हो गया, दिस, ये वैल्यू आ गई करली थीटा बाई करली एक्स की। पुट कर दो वैल्यू, करली थीटा बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिएगा डेरिवेटिव, करली थीटा बाय करली जेड कहाँ से लाएंगे? अरे भाई जेड तो इसके पास है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। करली थीटा बाय करली जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी टी, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, आर डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेथड पता होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? दो टर्म एज इट इज, मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव किया डी आर बाई डी टी, आर का डी टी, आर का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों टर्म एज इट इज आएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही चलता रहेगा, डी आर बाई टी स्क्वायर, राइट। देन प्लस आर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे सेकेंड टर्म का, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस नेक्स्ट टाइम थर्ड टर्म का डेरिवेटिव करोगे, आर डी आर बाई डी टी एज इट इज, डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब हो जाएगा थर्ड टर्म का डेरिवेटिव। समझ गए? तो ये जीरो हो गया क्योंकि इसके पास दोनों टर्म्स सिमिलर होती हैं। किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आंसर आ गया दिस। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ यू एट दिस पॉइंट? ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू क्या मतलब होता है इसका? यू का आप फाइंड आउट करोगे ग्रेडियंट डेल यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाए तो डेल यू का मैग्नीट्यूड निकाल दो। किस पॉइंट पर डेल यू आप फाइंड आउट कर रहे हो? लास्ट में आपको क्या करना है? एट पॉइंट 0, 1, 2, यानी x को पुट करोगे 0, y को पुट करोगे 1 और z को पुट करोगे 2। ये आ जाएगा मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट जो रेट है इंक्रीज ऑफ यू। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि फोर्थ जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। 6 जो चैप्टर है वहाँ से बाइनेम थ्योरम्स शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से
बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि केवल आपके बेसिक पर डिपेंड करते हैं, और यही शॉर्ट क्वेश्चन आपको रीअपियर से बचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर रीअपियर से परेशान है या फिर उसको लगता है कि उसके कॉलेज में क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट होती हैं, अच्छे से नहीं हो पाती हैं, जिस भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर किसी भी सेमेस्टर का जो कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वैसे हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज कंप्लीट करवाते हैं हर एक हरियाणा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ओके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए केवल आपको न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एंड इससे ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।